अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हरीम शफीक अब्बासी और आज मैं बात करूंगी एक ऐसे इंसिडेंट की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक ऐसा वाकया जिसकी वजह से मुसलमानों के दुश्मनों ने सुख का सांस लिया और ढेरों खुशियां मनाई, मगर आलमे इस्लाम एक बेहतरीन लीडर से महरूम हो गया। मैं बात कर रही हूँ ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की, जो कि हादसे में वफात पा गए। अब ये सिर्फ एक हादसा था या फिर एक साजिश, इसमें तो हम बाद में बात करेंगे। मगर एक मिनट, क्या तारीख अपने आप को दोहरा रही है? क्योंकि ऐसे हेलीकॉप्टर क्रैशेस तो आज से पहले भी बहुत दफा हो चुके हैं। मगर हैरत की बात यह कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो इसमें किसी इम्पोर्टेंट मुस्लिम पर्सनालिटी की डेथ हो जाती है। अब चाहे वो अगस्त 1988 में ज़ियाउल हक हो, सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब का आज से पहर हवाई हादसे में इंतकाल हो गया, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जिनका हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में क्रैश हुआ, या फिर ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का प्लेन क्रैश। अब इन सब की डेथ्स को हादसाती करार देना इज अ जोक। वैसे इसका फायदा किसको हुआ ये पूरी दुनिया जानती है, मगर हम ओपनली किसी का नाम नहीं ले सकते। अगर हम इब्राहिम रईसी की बात करें तो ही वॉज अ ग्रेट लीडर। उन्होंने हमेशा अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसका जुर्रत से मुकाबला किया। अमेरिका के सामने झुकने के बजाय अपनी कंट्री के लिए स्टैंड लिया। यूएस के सैंक्शंस को बर्दाश्त करके अपनी कंट्री की इकोनॉमी पर फोकस किया। Resistance economy in which businesses are encouraged to make more of the things themselves that they used to import. So, do you know where these are made? Made in Iran. In Iran. Yeah. Homemade blue jeans. For our country. Also made in Iran. Washing machines, refrigerators, TVs. They also have their own version of Uber Eats called Snap Food. और ईरान को डेवलप कंट्रीज में शामिल किया। ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर ईरान ने अमेरिकन कैंप में शामिल होने के बजाय अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के तहत एक्ट किया। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस अमेरिका वाज ऑलवेज अगेंस्ट ईरान। Iran remains one of the most dangerous threats to the United States. अगर हम इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तब भी ईरान ने हमेशा फलस्तीनियों का साथ दिया। People of Palestine are the reality. This is the right of the people of Palestine who are forced to leave their houses and motherland. The Americans are supporting this false regime there to take root and be established there. पूरे ईरान में फलस्तीनियों के हक में प्रोटेस्ट किए गए। इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लायान की बेहतरीन कोशिशों की वजह से इसराइल ये कहने पर मजबूर होगा कि फलस्तीनियों के मामले में जिस कंट्री से वो डरते हैं वो है ईरान। इब्राहिम रईसी ने जो कहा करके दिखाया और इसराइल जैसी टेररिस्ट स्टेट पर 300 के करीब मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स किए और उसको उसके औकात याद दिला दी। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी के मुताबिक इसराइल एक कैंसरस ट्यूमर है जो कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द तबाह बर्बाद हो जाएगा। ضعف و انزوای رژیم صهیونیستی است که اینم خیلی مهمه، چون رژیم صهیونیستی حقیقتا غده سرطانی است در این منطقه و باید قطع بشه و قطع خواهد شد। ये सब बातें ओपनली इसराइल को कहना एक बहुत हिम्मत की बात है। अब इस टाइम जब फलस्तीनियों के मुसलमानों के इत्तेहाद की जरूरत है कि सब मुस्लिम कंट्रीज मिलकर उनकी आजादी के लिए कोशिशें कर सकें। इस वक्त सऊदी अरब और बाकी कंट्रीज क्या कुछ कर रही हैं ये सब जानते भी हैं और शर्मिंदा भी हैं। इस टाइम जब सऊदी अरब को एक लीडर बन के आगे आना चाहिए था तो वो फैशन शोज और कॉन्सर्ट करवाने में बिजी है। इस क्रूशियल टाइम में ईरान ने आगे बढ़कर एक लीडर का रोल प्ले किया। अब ये सब बातें इसराइल और अमेरिका तो बर्दाश्त करते करते थक ही गए और उन्होंने हर तरफ से ईरान को डिफेम करने की कोशिश की। इसको पूरी दुनिया का दुश्मन करार दे दिया गया। Iran's rulers promised to destroy my country, murder my people, and the response from this body, the response from nearly every one of the governments represented here has been absolutely nothing. But there is a dark reality of America, including Israel. जब भी ये देखते हैं कि मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं या फिर तरक्की कर रहे हैं, ये वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उनमें इख्तिलाफ पैदा हो जाए या फिर किसी को मरवा कर या फिर रजीम चेंज कर अपनी इजारादारी कायम करना चाहते हैं। मसलन जब 1974 में लाहौर में सेकंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, इसमें बड़े बड़े मुस्लिम रहनुमाओं ने शिरकत की, जैसा कि सऊदी अरब के शाह फैसल, लीबिया के मुअम्मर कज़ाफी, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, फलस्तीन के यासिर अराफात समेत 50 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। मगर इन सबको एक एक करके शहीद कर दिया गया, किसी को फांसी दे दी गई। Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. किसी को कत्ल करवा दिया गया। इन सब की डेथ को भी हादसाती करार देना इज द बिगेस्ट जोक एवर। और अब ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश, जिसमें ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लायान के अलावा और भी लोग मौजूद थे। ईरानी प्रेसिडेंट अजरबैजान में एक डैम की ओपनिंग के लिए गए थे।
در مرز کلاله و بعد از اون به موازات مرز इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान का भी दौरा किया। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक अजरबैजान से वापसी पर मौसम बहुत खराब था और जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे वो 40-50 साल पुराना बेल 212 हेलीकॉप्टर था, जिसको रजा शाह पहलवी के दौर में खरीदा गया। अब वो एक्सट्रीम वेदर बर्दाश्त न कर सका और क्रैश हो गया। पहले कुछ घंटों में तो उनकी लाशों का पता ही न चल सका, मगर बाद में अथॉरिटीज ने फाइंड कर दिया। We are all from God and we go back to Him. The servant of Imam Reza and the servant of people, Dr. Sayyid Ibrahim Raisi, the President of the Islamic Republic of Iran, became a martyr in the path of serving the people. ईरान ने यूएस को भी ब्लेम किया कि बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस वो हेलीकॉप्टर को अपग्रेड नहीं कर पाए। मगर खैर, जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया ने इब्राहिम रईसी की डेथ को सेलिब्रेट किया, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। The president of Iran, Ibrahim Raisi, a man known as the Butcher of Tehran, died yesterday in a helicopter crash near a remote village in Iran. It was confirmed today that his foreign minister and other Iranian officials also died. And I'll be honest, when I first heard about this, I immediately presumed Israel was behind it. And I'm going to ask this question in a moment. If they were, isn't this exactly the sort of thing that the world has been demanding that they do? अब ईरान के लिए बहुत मुश्किल इम्तिहान है, क्योंकि इब्राहिम रईसी ने जो पोजीशन ईरान की बनाई थी उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब जो भी ईरान के प्रेसिडेंट बने उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से पहले ईरान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी उसको मेंटेन किया जाए, उसको बरकरार रखा जाए, एक क्लियर स्टांस लिया जाए अबाउट इजराइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। इब्राहिम रईसी की तरह यूएस के प्रेशर में न आए, क्योंकि यूएस और इसराइल को अब लग रहा है अब मुसलमानों में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो अपने लिए स्टांस ले सके। क्योंकि एक तरफ इमरान खान जिसने यूएन में जाके इस्लाम की बात की, इस्लामोफोबिया के बारे में बताया कि इसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है। Do not use freedom of speech to cause us pain by insulting a holy prophet. That's all we want. आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं और अनलिमिटेड केसेस को भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ इब्राहिम रईसी जिन्होंने अमेरिका को ललकारा, यूएन में जाके इस्लाम की बात की। ज़मीन ज़मीन است و زمان زمان باقی است. چه توهین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد. इन सब के बाद एक चीज की जरूरत है, मुस्लिम कंट्रीज अपने इख्तिलाफात बुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो सके, शिया सुन्नी की लड़ाई छोड़कर अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को पहचाने, अमेरिका की गुलामी को छोड़कर अपनी ताकत को पहचाने, फलस्तीनियों की हक और उनकी आजादी के लिए आवाज बुलंद करें। क्योंकि अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो दुश्मन कमजोर हो जाएगा, पहचान जाएगा कि अब उसकी तमाम कोशिशें, तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। इस तरह अमेरिका नेटो कंट्रीज का सहारा लेकर उनको हर वॉर में शामिल कर देता है। एक कंट्री पर अटैक मतलब सब कंट्रीज पर अटैक। मुस्लिम कंट्रीज को भी चाहिए कि वो भी सब मिलकर काम करें, क्योंकि अब सिर्फ बात करने का नहीं बल्कि इट्स टाइम फॉर एक्शन। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो बहुत से मसाइल भी हल हो सकते हैं। अब मुस्लिम कंट्रीज के हेड्स को ये सोचना होगा, अब आपस की लड़ाई का नहीं बल्कि एक होने का टाइम है। अब मेरी देरी का नहीं बल्कि मिल बैठने का, मुत्तहिद होने का वक्त है। पूरी दुनिया को एक क्लियर कट मैसेज देने की जरूरत है। वी ऑल आर टुगेदर इन एवरी थिक एंड थिन एंड यू कैन नॉट डिफीट अस।